सो आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव इक्वेशन। तो समझते हैं इस बात को। स्टेशनरी वेव को मैं स्टैंडिंग वेव भी बोल सकता हूं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव, मैं ऐसा बोल रहा हूं यार, अगर कोई मान लो यहां पर एक पर्सन है और वो वेव को पैदा करना स्टार्ट करे ऐसे, और यहां पर भी एक पर्सन है, उसके हाथ में भी वही धागा है और वो भी, हाँ जी कल बाद में ले लियो, ये वेव को भेज रहा है ऐसे और ये वेव को भेज रहा है ऐसे। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव होगी वो स्टेशनरी वेव होगी। इसको हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रोपगेटिंग वेव होगी तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बननी चाहिए, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। कुछ ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए x और t पर डिपेंडेंट। देखते क्या बनता है। मैं बोल रहा हूं कि जो वेव पर्सन a रिलीज कर रहा है सामने की तरफ, वो कहां पर ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव x एक्सिस में, और जो ये b पर्सन रिलीज कर रहा है वो कहां पर ट्रेवल करेगी, नेगेटिव x एक्सिस में। तो मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और दूसरी वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जो कि नेगेटिव x एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड बराबर है, अगर दोनों को मैं ऐड करूं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहां पर ना आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको कहीं पर भी ये मिल जाए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो उस बात को मैं लिख सकता हूं टू साइन a कॉस बी। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ऐसे कुछ मिल रहा है, अगर a को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या मिल रहा है अपने को, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसे कुछ मिल रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है टू साइन ए कोस बी, यानी कि मैं इसको a मान रहा हूं, इसको b मान रहा हूं, है ना। तो a, इसको मैं लिख दूंगा टू साइन ओमेगा टी कोस के एक्स, ऐसा कुछ मिल गया। यानी कि जो मुझे रिजल्टेंट वेव मिल रही है वो कुछ ऐसी मिल रही है, अगर ध्यान से देखा जाए, कोस के एक्स, यहां पर 2a लगा देता हूं आगे, और साथ में साइन ओमेगा टी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बस ऊपर नीचे हो रही है। ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या आ गई मेरे पास, एज एम्पलीट्यूड आ गई। अरे यार ये सारी टर्म एम्पलीट्यूड है ना, देख यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स। मैं बोल रहा हूं कि ये जो वेव इक्वेशन बनी ना, ये इससे कहीं पर भी मैच नहीं कर रही। देख ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पर तो ये है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर तो सिर्फ क्या ओमेगा टी माइनस जीरो, यानी कि एक ऐसी वेव है जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल ही नहीं कर रही है कहीं पर, इसकी एक्स की वैल्यू तो जीरो है। यानी कि सिर्फ तुम टाइम की वैल्यू प्लेस करोगे और टाइम के अकॉर्डिंग तुमको वाई यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो मिल ही नहीं सकती तुमको। इस इक्वेशन में अगर तुम देखो टाइम जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कहीं ना कहीं, अगर एक्स को पुट करोगे कुछ ना कुछ तो टाइम भी पता लग जाएगा, लेकिन यहां पर तो ओमेगा टी माइनस जीरो मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि जो वेव इक्वेशन बन रही है यही क्या हमारे पास, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। अब यहां से अपने को क्या कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो मैं बोल रहा हूं दिस इज स्टेशनरी वेव इक्वेशन, और जिसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, 2a cos के एक्स के बराबर। इतनी सी बात लिखो, फिर इसमें आगे कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, यहां से मैं इसको फर्दर रब कर रहा हूं, मैं ना यहां पर ऑब्जर्वर को बिठा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एक स्टैंडिंग वेव है तो ये कई तरह की हो सकती है। कहने का मतलब हो सकते हैं इसमें बहुत सारे एम्पलीट्यूड, मतलब ये ऐसी वेव है जो सामने की तरफ बिल्कुल भी प्रोपागेट नहीं कर रही है, बीच में ही कहीं क्या ये एम्पलीट्यूड्स बन रहे हैं, सामने की तरफ कहीं नहीं जा रही है। अब मैं इस ऑब्जर्वर से ये ढूंढूंगा कि लोकेशंस क्या है, लोकेशंस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड किस किस लोकेशन पर मैक्सिमम होगा और किस किस लोकेशन पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा। कहने का मतलब कहां पर एम्पलीट्यूड बन रहा होगा और कहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा होगा, मुझे वो लैम्डा की टर्म्स में निकालना है। अभी समझ आ जाएगा, देखते रहो। सामने की तरफ ट्रेवल नहीं कर रही है ना ये, अब ये यहीं पे ऊपर नीचे हो रही है। मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं लोकेशंस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। चलो देखते हैं इसको एक बार। देख एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब ये होगा, देख एम्पलीट्यूड कितना निकाला है मैंने यहां से 2a kx cos सॉरी 2 ऐसे है ना 2a cos kx, यानी कि cos का एंगल kx है। अब सारी बातें छोड़, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब सिर्फ ये होगा कि अगर cos kx किसके बराबर आ जाए, ±1 के बराबर आ जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी थीटा का मतलब यहां पर क्या, यानी कि kx, जब भी थीटा कितना हो 0 डिग्री तो वैल्यू क्या होगी 1। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दी तब क्या होगी वैल्यू -1। अच्छा थीटा, इसको डिग्री में नहीं, इसको वैसे समझते हैं, मान लो 0 पाई, उसके बाद क्या होगा 2 पाई पर क्या होती है, पाई के बाद 2 पाई आएगा जिसपे वैल्यू कुछ होगी 1, तो 2 पाई पर क्या होगी 1, 3 पाई पर -1, 4 पाई पर क्या होगी 1। तो इससे मुझे पता लगा कि अगर kx बराबर टू ये क्या चल रहा है n पाई तो आ गया, और n की वैल्यू क्या हो गई 0 1 2 अप टू सो। अगर kx की वैल्यू n पाई के बराबर आ जाए तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब k को याद करो, k क्या था आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में x इज इक्वल टू क्या आ रहा है n पाई। इसका मतलब अगर x मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा ये n पाई इंटू में लैम्डा बाय में 2 पाई, पाई से पाई उड़ा दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई n लैम्डा बाय 2। अच्छा इससे ये पता लग रहा है अपने को x को, क्योंकि जब भी थीटा की वैल्यू n पाई है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा जब cos kx, cos थीटा है ना ये, cos थीटा किस फॉर्म में है यहाँ पर देखो kx की फॉर्म में है, यानी कि kx की वैल्यू 1 होगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ऊपर की तरफ, -1 होगी तो नीचे की तरफ मैक्सिमम। तो वो एंगल कौन कौन से होंगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई। तो इससे ना ये पता लगा अपने को जो पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे मिल सकता है वो किस लोकेशन पे मिल सकता है λ/2 पर, दूसरा का मिल सकता है लैम्डा पर, तीसरा 2 इंटू में सॉरी इसको देखें दोबारा एक मिनट, n को 1 पुट करो पहले तो λ/2 पर, नहीं 0, n को 0 पुट करेंगे ना पहले, n को 0 पुट करो तो 0 पर, यानी कि वेव जो स्टार्ट हो रही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहीं से लेकर चल रहा हूं इसका मैं 0 पर, मुझसे मतलब 0 दूरी पर, यानी कि एम्पलीट्यूड यहीं से बन रहा है पहले से ही। ठीक है, ऊपर से इसको रिलीज कर रहा हूं। x दूसरा कहां पर होगा λ/2 पर, तीसरा कहां पर होगा लैम्डा पर, इससे अगला कहां पर होगा और उससे अगला कहां पर होगा x5 2 लैम्डा पर। ठीक है, तो ये लोकेशंस आ गई, मतलब इस पर्सन से 0 दूरी पर, इस पर्सन से λ/2 दूरी पर, इसी पर्सन से लैम्डा दूरी पर, इसी पर्सन से 3 लैम्डा, यहां क्या होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को मैं क्या बोलता हूं एंटाइनोड्स, यानी कि जिसको तुम अब तक क्रस्ट पढ़ रहे थे ना उसको मैं बोलूंगा एंटाइनोड, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं एंटाइनोड, या उस पर्टिकुलर लोकेशन को एंटाइनोड बोलेंगे।
अब अगर मुझे यहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो देख थीटा इज इक्वल टू के एक्स है, तो के एक्स को 0 होना चाहिए, और 0 कब कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, यानी कि π/2 cos 90 क्या होता है 0, तो थीटा 90 पर 0 है। और कब कब 0 होगा, ये 3π/2 पर भी 0 होगा, 5π/2 पर भी 0 होगा, 7π/2 पर भी 0 होगा। यानी कि जब भी मैं थीटा को किसके बराबर ले लूं n+1/2 पाई, और n गोज फ्रॉम 0 1 2 अप टू n, है ना, तो 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा हाफ पाई, यानी कि 90 डिग्री, 1 पुट करूंगा तो 3/2 पाई, 2 पुट करूंगा तो यानी कि जब भी थीटा की वैल्यू n+1/2 पाई के बराबर होगी तब तक मुझे मिलेगा एम्पलीट्यूड 0। अब यही तो कंडीशन लगानी है यहाँ पर, थीटा कितना अपना के एक्स किसके बराबर आ जाए n+1/2 पाई के बराबर आ जाए। अगर के को क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पर क्या x इक्वल्स टू n+1/2 पाई, पाई से पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से n+1/2 λ/2, यही आएगा। चल ठीक है, यानी कि अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी λ/4। इससे पता लगता है कि 0 पर एम्पलीट्यूड है ना, और उसके बाद यहां पर λ/4 पर क्या 0, उसके बाद अगली सिचुएशन क्या होगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, यानी कि λ/2 पर वहां पर फिर एम्पलीट्यूड, और उसके बाद अगली सिचुएशन पर 0। तो लोकेशंस पता लग गई यहां पर। अगर n को मैं 1 पुट कर दूं तो x2 कितना आ जाएगा 3λ/4 या 2, सोचो 4 आएगा, हाँ 3λ/4 आ जाएगा। उसके बाद अगर n को मैं 2 पुट कर दूं फिर क्या आएगा, अगर n को मैं 2 पुट कर रहा हूं यहां पर 5λ/4। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे समझे, देख ये क्या 0.25 लैम्डा, ये क्या है 0.75 लैम्डा, अच्छा ये क्या है 1.25 लैम्डा। अच्छा अब ये देख यहां पर ये 0, ये 0.5 लैम्डा, ये क्या है 1 लैम्डा, ये क्या है 1.5 लैम्डा, ये क्या है 2 लैम्डा। यानी कि 0 पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और 0.25 पर मिनिमम, फिर 0.5 पर मैक्सिमम, फिर 0.75 पर मतलब 0, एक ही बात है। तो पता लग रहा है कि अल्टरनेट पोजीशंस है। अरे अगर यहां से देखूं तो अल्टरनेट पोजीशंस पर ही मुझे मिल रहा है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी बात है तो बिल्कुल। और इससे यह भी पता लग रहा है, अच्छा इन लोकेशंस को मैं क्या बोलता हूं नोड्स बोलता हूं। नोड्स का मतलब 0 एम्पलीट्यूड लोकेशन। और मुझे यह पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंटाई नोड हमेशा कितना होगा λ/4 का। जैसे ही तू 0.25 लैम्डा ऐड करेगा लोकेशन मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे कि 0 में 0.25 लैम्डा ऐड कर दे, कहने की बात है ना, देखो 0.25 में λ/4 ऐड कर दो पॉइंट, ये आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो हर λ/4 पर लोकेशन मिनिमम से क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो जरा, जैसे हमने ये निकाला ना वैसे मैं टाइम भी निकाल लूंगा अभी। लोकेशन से और कुछ भी नहीं, स्टेशनरी वेव में मैक्सिमम और मिनिमम की लोकेशंस क्या क्या होगी, ठीक है, बस ये हमने डिफाइन किया है यहां पर। लिसन, तो जैसे हमने अभी लोकेशन से निकाली, सुनो, जैसे हमने अभी लोकेशन से निकाली स्टेशनरी वेव में कहाँ का नोड और एंटाई नोड बन सकता है। अब हम टाइम निकालेंगे, कितने टाइम बाद नोड दिखाई देगा और कितने टाइम बाद एंटाई नोड, या कितने टाइम बाद 0 डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम बाद मैक्सिमम। तो इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल, है स्टेशनरी वेव इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूं। स्टेशनरी वेव इक्वेशन क्या है हमारी, जो भी निकाली हमने, बताओगे एक बार। 2 cos kx sin ओमेगा टी, है ना, ये आई थी हमारे पास। अब सुन, अब अगर मुझे टाइम इंटरवल देखना है तो मुझे किसको पकड़ना पड़ेगा यहां पर, साइन ओमेगा टी को, है ना। अरे साइन ओमेगा टी को उठाना पड़ेगा, 2a आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये देख तू, ये रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ जाए, +-1 के बराबर।
ये पूरा रिजल्ट मैक्सिमम तभी होगा ना जब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 1 या -1। तो सोचते हैं इस बारे में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर टाइम फॉर गेटिंग एंटाइनोड्स। तो 1 कब आ सकती है मैक्सिमा? देखिए मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, देख तू टी को क्या पुट कर, एक बार t/4 पुट करके देख, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। जब टी को t/4 पुट करूंगा तो देख साइन 2π/T मल्टीप्लाई बाय t/4, ओमेगा को 2π/T, तो π/2 मिल रहा है, यानी कि पहला टाइम क्या हो गया t/4। अच्छा इसके बाद तू इसमें ये पुट करके देख जरा, टी को 3t/4 साइन 2π/T मल्टीप्लाई बाय 3t/4, टी से टी उड़ा दे, 2 2 4 3, यानी कि 270 पे -1 होता है। तो यहां पर दूसरा टाइम क्या होगा 3t/4। अच्छा तीसरा टाइम क्या ले सकता हूं मैं यहां पर 5t/4। इसके बाद क्या ले सकता हूं मैं, हाँ 7t/4, यानी कि इन टाइम इंटरवल पर तो मुझे क्या मिलेगा मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम के लिए देखिए अब 0 0 के लिए, हाँ साइन ओमेगा टी किसके बराबर आना चाहिए 0 के इक्वल। तो तू एक काम करना, सबसे पहले टी को 0 ही पुट कर दे। जब तू टी को 0 पुट करेगा तो ये क्या आ जाएगा 0, तो यानी कि 0 पर क्या मिल जाएगा तुझे, ठीक है। उसके बाद टाइम को पुट करके देख कैपिटल T/2, तो T/2 पर क्या मिल रहा है साइन 2π/T इंटू में T/2, अगेन 0 मिल रहा है। तो यानी कि पहला टाइम ये रहा, दूसरा टाइम ये रहा। इसके बाद इसी पैटर्न को आगे लेकर चले 3t/2, इसके बाद आगे और चले 5t/2, ठीक है। ऐसे अगर चलता रहूं तो मुझे टाइम ऑफ गेटिंग नोड्स मिल जाएगा, ठीक है। इतने टाइम बाद मुझे नोड मिल सकता है। और टाइम का डिफरेंस भी देखें तो वो भी क्या है t/4 का ही है, जैसे कि वहां पर ये था, ठीक है। इस चीज को ना हम अप्लाई करते हैं ऑर्गन पाइप्स के अंदर। अभी तुम समझ जाओगे कि मैं ये सब क्यों करवा रहा था। इसको लिख लो जरा, अभी हम इसको कहां पर टी आएगा, हाँ सॉरी। अब इसके बाद क्या आएगा फिर, इसमें t/2 ऐड करना है, मतलब एक एंटाइनोड अपने आप को t/2 के बाद रिपीट करेगा, तो यहां पर 2t आएगा, ठीक है। बस ठीक है, और क्या करना है इसमें, ठीक है। इतना करने के बाद ना अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लिखो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज, हाँ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज in various modes of vibration, drive expression for frequency of various modes of vibration if a string is fixed, at the both ends, if a string is fixed at the both end। चल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर रब कर रहा हूं फिलहाल। देख यार क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देख एक स्ट्रिंग ली, मान ले गिटार की स्ट्रिंग है ये, या कोई भी मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन है, स्लैक नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं बिल्कुल बीच में ऐसे टक करता हूं तो मुझे लगता है ये वेव कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ ऐसे ऊपर तक मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे जाएगी ऊपर तक, और नीचे जाएगी तो इतना जाएगी नीचे, और इसी के अबाउट ही ऐसे चम करेगी। अच्छा दूसरी कंडीशन, ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी ना, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अच्छा इसमें एक चीज और समझ लो, हमेशा जब भी ये केस लोगे आप, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल। ये वाली सिचुएशन में ये क्या है नोड, ये क्या है नोड, और बीच में क्या बन रहा होगा एक एंटाइनोड। अच्छा दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है,
दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहां पर नोड, यहां पर एंटाई नोड, यहां पर नोड, यहां पर एंटाई नोड और यहां पर नोड, एक स्ट्रिंग के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस आ जाए। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एंटाई नोड, एंटाई नोड, एंटाई नोड, 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 नोड और नोड। यानी कि हमेशा ना इस पर्टिकुलर केस में जो नोड है वो अगर n+1 है तो एंटाई नोड क्या होगा? हमेशा n होगा। ये बात आप समझ लो जरा, ठीक है। जैसे कि यहां पर 2 नोड बने तो एक एंटाई नोड था, यहां पर क्या है 3 एंटाई नोड, सॉरी 3 नोड तो 2 क्या होंगे? एंटाई नोड होंगे। यहां पर क्या है 4 नोड तो 3 क्या हो गए? एंटाई नोड। ऐसे मैं बहुत सारे केसेस बना सकता हूं। चल अब समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज कैसे कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि हर वक्त जो लेंथ थी वो तो L थी, हर केस में लेंथ L थी, और मुझे पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टेंशन अपॉन में मास बाय लेंथ। स्ट्रिंग में जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो यही होती है, टेंशन अपॉन में मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ। इसको हम लैम्डा डिफाइन करते थे, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको ना, ऐसा करता हूं मैं म्यू लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं म्यू का मतलब क्या है? मास ओवर लेंथ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा। ये होती है ना फ्रीक्वेंसी, सी बाय लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं हम जरा। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट केस में जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है? देख, नोड से लेकर एंटाई नोड तक का डिफरेंस कितना होगा? λ/4 प्लस λ/4, यानी कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है? λ1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। देखना ये दूरी कितनी होगी? λ/4। ये भी कितनी होगी? λ/4। तो यहां से मैंने डिफाइन करा कि जो λ1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2L के बराबर आ जाएगा। अरे देखना 2L के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालू तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेलोसिटी अपॉन में λ1, यानी कि 1 अपॉन में 2L √T अपॉन में म्यू। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आई वो कितनी आई आपके पास? 1 अपॉन में 2L √T अपॉन में म्यू। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूं। अगर उसमें सेकंड केस लेकर चलो ये वाला, अगर ऐसे वेव्स बन रही है तो इस केस में जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है? λ1/4 मतलब λ2/4, क्योंकि वेवलेंथ λ2 हो चुकी होगी। λ2/4 1 2 3 4, बोल रहा हूं कि अब टोटल लेंथ किसके बराबर है? λ2/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अरे देखना 1 2 3 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? λ2/4 से, यानी कि L किसके बराबर आ गई यहां से? λ2 के। तो फ्रीक्वेंसी F2 क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में L, जैसे कि यहां पर 2L थी, यहां पर क्या आ जाएगी यार? ये रहा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा ना, V अपॉन में λ2। λ2 का मतलब L और V कितना है? √T बाय में म्यू। तो ये आ गया सेकंड। थर्ड के केस में खुद से निकालना जरा, थर्ड केस में क्या आएगा? थर्ड केस में देख क्या आएगा? थर्ड केस में 1 2 3 4 5 6, यानी कि लेंथ किसके बराबर है? 6 इंटू में λ3/4 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ λ3। तो λ3 किसके बराबर आ जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ L। और अगर ऐसा आ रहा है ये, तो फ्रीक्वेंसी थर्ड क्या होगी? F3, वेलोसिटी अपॉन में λ3, यानी कि 2L नीचे 3 ऊपर √T/μ। इससे अगला केस भी निकाल सकता हूं। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या आ रहा है? F1 रेशो F2 रेशो F3 कितना आ रहा है? 1/2 1, यहां पर क्या रहा है? 3/2, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो क्या आ रहा है? ये देख, ये आधा है तो ये क्या है? 1, और ये क्या है? 1.5। 1:2:3 तो आ रहा है। मैं बोल रहा हूं इस केस में जो रेशो आता है फ्रीक्वेंसी का वो क्या आता है? 1:2:3। तो these are the frequencies in case of string is fixed at the both ends।
कुछ भी नहीं है, मुश्किल थोड़ी है ये, बस समझने वाली बात थी। एंटाइनोड और नोड को बना लो इसको जरा, फिर एक और केस बनाते हैं इसका। तो ये एक स्टेशनरी वेव का एग्जांपल था, जब स्ट्रिंग को बांध दिया जाए कि वेव कहीं ट्रेवल नहीं कर रही है, बीच में ही है। इसके बाद मैं आपको कराता हूं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूंक मारो तो आपको साउंड सुनाई दे, जैसे कि पेन की कैप, पेन में फूंक मारो, अगर उसका एक एंड फिक्स है तो आपको एक विसल सुनाई देगी, ठीक है, तो वो चीज है। हेडिंग दो जरा, स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप, और पहली कंडीशन है इफ पाइप इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड। जिसमें तो आगे आ जा बेटा, दिख नहीं रहा तो आगे जगह है, देख। चलो जी, रब कर रहा हूं इसको, मैं कर दूं रब। सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं कि सपोज अपने पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों तरफ से ओपन है, ऐसा, ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इस पाइप के अंदर यहां पर अगर हवा को ब्लो करेगा तो तेरे को एक विसल सुनाई दे सकती है, जैसे कि बांसुरी, जैसे कि बांसुरी। उसमें तू फूंक मारता, दोनों तरफ से ओपन ही तो है, तू जब भी फूंक मारेगा, इट्स नॉट बांसुरी, इट्स बांसुरी। तो यहां पर सुन, जब तू फूंक मार रहा होगा तो हवा को तेजी से धकेल रहा है, यानी कि यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीजन। और जब हवा बाहर निकलेगी तब भी क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीजन। जब हम स्ट्रिंग को बांधते हैं ना तो बोलता हूं यहां पर नोड और यहां पर नोड, लेकिन जब दोनों तरफ से पाइप ओपन हो, मैं बोलता हूं कि इस कंडीशन में यहां पर क्या बनेगा, हमेशा एक एंटाई नोड, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा यहां पर एंटाई नोड, और बीच में हमेशा क्या बनेगा, एक नोड। तो पहली सिचुएशन ये होती है, देख, पहली सिचुएशन ये है कि यहां पर क्या है, एक एंटाई नोड, यहां पर क्या है, नोड, और ये क्या है, एक एंटाई नोड। अच्छा, एक और चीज जो चेंज हो जाएगी, यहां पर ये वेव ट्रांसवर्स थोड़ी है, ये तो साउंड वेव एक तरह से, और साउंड वेव की वेलोसिटी का रिजल्ट क्या लेते हैं हम, अंडर रूट गामा पी बाय रो, लैप्लेस करेक्शन से जो हमने निकाला था। और जब तक ये स्ट्रिंग थी तब तक रिजल्ट क्या था, टी बाय म्यू। इस बात का भी ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका वही रहेगा, लैम्डा 1 बाय में वेलोसिटी, है ना। चल देखते हैं इसको। पहली कंडीशन, सॉरी v अपॉन में लैम्डा 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब सेकंड निकाल लूंगा तो क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी जब थर्ड निकालूंगा तब क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा 3। चल, ये तो पहली केस हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, सेकंड केस हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए कुछ, इस केस में एक एंटाई नोड ये, एक एंटाई नोड ये, और एक एंटाई नोड ये, और नोड कितने होंगे, 2। अच्छा, ये चीज तूने ऑब्जर्व करी, पिछली बार नोड्स ज्यादा थे और एंटाई नोड्स एक कम था, यहां पर क्या इस बार एंटाई नोड 2 है तो नोड, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 2 एंटाई नोड तो 1 नोड, 3 एंटाई नोड तो 2 नोड। अच्छा, थर्ड कंडीशन भी बना ले इसकी जरा एक, ठीक है। यहां पर एक एंटाई नोड, ये एक एंटाई नोड, ये एक एंटाई नोड, ये एक एंटाई नोड, यहां पर नोड नोड नोड। देख, मुझे लगता है कि अगर तेरे को टेक्निक आती है तो तू कर सकता है इसको। यहां पर अगेन ये एल है, यहां पर ये भी एल है, तो वही लैम्डा और एल में रिलेशन निकाल, बता दे आंसर क्या है। फ्रीक्वेंसीज निकाल जरा एक बार, जैसे तेरे को सिखाया था अभी। एक केस बता देता हूं, देख, यहां पर क्या लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 है ना, तो यहां पर जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 इंटू में लैम्डा 1 बाय 4, और बाद में रिलेशन लगा दियो। बनाओ जल्दी से, करो इसको जरा, जैसे पिछला करवाया था बिल्कुल वैसे ही है।
चलो एनीवेज यहां पर भी फ्रीक्वेंसीज निकाल कर देखते हैं, फिर हम करेंगे क्लोज पाइप। ठीक है, आज के लेक्चर में वाइंड अप करना चाहूंगा इसको। तो देख यहां पर जो लेंथ है किसके बराबर आ जाएगी, λ/2 के बराबर, यानी कि λ1 डिफाइन हो गया कितना, ट्वाइस ऑफ लेंथ। अगर तू यहां पर वैल्यू प्लेस करे तो क्या रिजल्ट बनेगा, गामा पी अपॉन में रो, और λ1 नीचे है तो यानी कि 1 अपॉन में 2l। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई बेटा तेरे पास। सेकंड फ्रीक्वेंसी देखे, सेकंड फ्रीक्वेंसी में 1 2 3 इंटू में, यानी कि λ2 किसके बराबर होगा, सॉरी 3 λ2/4 बराबर लेंथ के, तो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, सॉरी लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 इंटू में लेंथ। ठीक है, यहां पर वैल्यू डाले इसकी, अंडर रूट गामा पी बाय रो, इस λ2 की जगह क्या आ जाएगा 3/4 L। लिसन, सुनो, ये लेंथ इस केस में किसके बराबर है, λ1/4, मतलब λ2/4 1 2 3 4, ऐसे ही है। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, एंटाई नोड और एंटाई नोड में डिफरेंस कितना, λ/2 का, ये भी λ/2 का, तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू एल में आना चाहिए। सॉरी देख लेते हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 ही तो आएगा। ठीक है, सही है। तो 4 इंटू में λ2/4 बराबर टू लैम्डा, तो L इसके बराबर आ गया λ2 के, तो फ्रीक्वेंसी 2 क्या हो जाएगी 1/L अंडर रूट गामा पी बाय रो। थर्ड केस में क्या आएगा यार, 1 2 3 4 5 6, समझे 6 कैसे है ये, वरना तू ये देख लेना, एंटाई नोड का मतलब है λ/2, 1 λ/2 2 λ/2 3 λ/2, तो यानी कि 3 लैम्डा 3/2 आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, अगर एंटाई नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें L, तो λ3 किसके बराबर आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ L। फ्रीक्वेंसी 3 क्या आएगी बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी 3 ऊपर 2L नीचे, और रेशो वही रहेगा 1:2 रेशो। ठीक है, चल अब हम पढ़ेंगे, ये तो थी ओपन पाइप्स, अब हम पढ़ेंगे क्लोज। अगर एक एंड को क्लोज कर दूं तो वो बनाते हैं केस, जरा हेडिंग दो जरा, क्लोज पाइप्स, उसमें रेशो चेंज हो जाता है, क्लोज पाइप में रेशो चेंज हो जाता है, वो देख लो जरा। क्लोज पाइप देखते हैं अब। देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी, यहां पर एंटाई नोड और बाहर क्या बन रहा होगा, सॉरी यहां पर नोड और बाहर क्या बन रहा होगा, एंटाई नोड, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर नोड एंटाई नोड और एंटाई नोड, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, एंटाई नोड नोड और नोड, हाँ इसमें सेम होगा नंबर, सेम ही तो है, एक नोड और एक एंटाई नोड है, 2 नोड तो 2 एंटाई नोड, 3 नोड तो 3 एंटाई नोड। इस केस में यार फॉर्मूला तो वही रहेगा वेलोसिटी का, अंडर रूट गामा पी बाय रो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में λ1, यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में λ2, फ्रीक्वेंसी 3 क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में λ3। मुझे लगता है कि तुम इसमें रेशो निकाल सकते हो, निकालो, बताओ जल्दी से। 1:2:3 नहीं आएगा इसमें। देखो आप फ्रीक्वेंसीज डिफाइन तो करो पहले, यहां पर λ4 = L आ जाएगा, करो यार इसको खुद से देखो।
चलो देखे, रिजल्ट बता दो यार सीधा सीधा। यहां पर लैम्डा और एल में क्या रिलेशन है? एल लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा 1 किसके बराबर है? 4L यहां पर लैम्डा 2 किसके बराबर आएगा? 1 by lambda 4/3 है। 4/3L। और यहां पर लैम्डा 3 किसके बराबर आएगा? देख लो, चेक करो। 4/5 4/5 4/5L। ठीक है, चल अब सिंपल तो है। फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू गामा पी अपॉन में रो, और यहां पर क्या आएगा? 1/4L। यहां पर क्या आएगा? 3/4L अंडर रूट गामा पी बाय रो। अच्छा, यहां पर क्या आ रहा है? 5/4L गामा पी बाय रो। अगर तू रेशो चेक करे तो रेशो आ रहा है 1:3:5। ठीक है, इसमें यानी कि जो रेशो आएगा वो ऑड नंबर्स में आएगा। ठीक है, कल और एक और दिन लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स उठाते हैं कल इस पे। ठीक है, तो आज हमने ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव, क्लोज पाइप सारा कुछ कवर कर लिया। थ्योरेटिकल पार्ट था सारा, अपने को पता होना चाहिए।